स्वागत है। मैं हूं को एडिटर विप्लव साहू। आइए चर्चा करते हैं भारत के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संस्थाओं के बारे में और भारतीय जनता के बारे में, विचारधारा के बारे में। हमारे साथ हैं संविधान के जानकार, उस पर गहरी आस्था रखने वाले और लोगों को जगाने वाले एडवोकेट मिस्टर एस.आर. वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संभावना.com पे। वर्मा जी बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप शिक्षक रहे हैं, आप वैद्य रहे हैं, आप विचारक हैं, राजनीति के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं। मौजूदा समय में हमारे क्षेत्र में ये उन चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जो संविधान के बारे में जानकारी बहुत अच्छी मात्रा में रखते हैं, उसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं भारतीय समाज और व्यवस्था के बारे में। वर्मा जी, हम जानना चाहते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। विस्तृत जानकारी देने से पहले हम चाहेंगे कि आप संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ बताएंगे। संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता मुख्य है जी। प्रियम्बल में जी। प्रस्तावना में उसका जो मूल बिंदु है समता, स्वतंत्रता और बंधुता। हाँ। इसको लेकर पूरा संविधान को बनाया गया है ताकि इस देश में समता बनी रहे, आपसी मनमुटाव ना हो और सबको अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक उन्नति का समान अवसर मिले। तो क्या लगता है कि आज़ादी के 75 सालों बाद और संविधान जो है 1950 से लागू हुआ है, तो हम संविधान के मूल उद्देश्यों तक हमारा देश कितनी दूर तक पहुंचा है, इस बारे में क्या कहना है आपको? संविधान के 395 अनुच्छेद में से बहुत ही कम लागू हुआ है। बाबा साहब ने आखिरी वक्त में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान का मूल्य नहीं है। तो आज तक 75 सालों में उसमें चलाने वाले लोग पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। संशोधन के ऊपर संशोधन करते रहे, अमेंडमेंट लाते रहे, किंतु उन नियमों को पूर्णतः लागू नहीं कर पाए। इस कारण इस देश में सबका विकास समान रूप से संभव नहीं हो पाया। क्या लगता है लागू नहीं होने की एक बड़ी वजह या कुछ बड़ी वजह 2-4 हों, या उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में क्या सुझाव देंगे आप? संविधान में मूल रूप से सबके विकास के लिए पहली बात 340, 41, 42 में जो प्रावधान किए थे, जनसंख्या के अनुपात में उनको भागीदारी प्रदान किया जाए, चाहे वो शैक्षिक स्तर में हो, आर्थिक स्तर में हो या सामाजिक स्तर में हो। किंतु उसको लागू करने में असमान रूप से दुर्भावना या भावना जो भी कहे उसको अपनाया गया। इस कारण समानता नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से प्रजातंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो हम प्रजातांत्रिक देश में समानता नहीं ला पाए, इसका मूल कारण है कि आज पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका जो रहती है प्रतिनिधित्व की रहती है, यानी कि लोकतंत्र के प्रतिनिधि जिसमें जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, कार्यपालिका की रहती है, न्यायपालिका की रहती है, मीडिया की रहती है, तो ऐसा क्या हुआ? संविधान तो बन गया, तो क्या पढ़े लिखे लोग नहीं आ पाए जो है संस्थाओं पर? क्या वजह देखते हैं इसकी आप? रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन जी। लोग रिजर्वेशन के माध्यम से चुन के जाते जरूर हैं, उसको रिजर्वेशन तक सीमित रख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन के रूप में नहीं लेते। यदि रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिया जाए तो समाज के संपूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में समाज के विकास में अपना योगदान देंगे। इसका मूल कारण ये है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नेताओं ने अपने काम को ईमानदारी से नहीं निभाया, या जो प्रतिनिधि के तौर पे चुन के जो जाते हैं अनुसूची वर्ग के या गैर अनुसूची वर्ग के, वो समानता की नियत लेके नहीं पहुंचते वहाँ पर?
अपने जिस पार्टी से वो चुन कर जाते हैं जी उस पार्टी के उन नियमों का पालन करते हैं जिससे समाज का हित नहीं होता। जी समाज उससे उपेक्षित होता है और पार्टी के गुलाम बनकर रह जाते हैं, इसलिए समाज का विकास नहीं होता। तो इसका रास्ता क्या देखते हैं आप? इसका रास्ता एक ही है कि समाज में राजनीति का प्रवेश ना हो, जी बल्कि राजनीति में समाज का प्रवेश हो तो संपूर्ण प्रतिनिधित्व आ सकता है और विकास संभव। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि मौजूदा राजनीतिक दलों ने समाज का, समुदायों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। यानी कि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं अनुसूचित वर्ग से या आरक्षित वर्ग से, वो एक तरह से दूध में गिरी मक्खी की तरह हो जाती है। मक्खी को निकाल के सारी मलाई को पी जाने वाली बात होती है, इसी तरीके का इस्तेमाल होता है। तो क्या जो किसी दल से जो चुन के प्रतिनिधि जाते हैं उनकी जवाबदेही क्या उस राजनीतिक दल के प्रति होना चाहिए या भारतीय संसद के प्रति या संविधान के प्रति होनी चाहिए? भारतीय संसद के प्रति होना चाहिए, संविधान के प्रति प्रमुख रूप से होना चाहिए, क्योंकि संविधान के बदौलत ही उनको स्थान मिला है। संविधान के बदौलत उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है। उसके बाद उस पार्टी के द्वारा उस समाज के संख्या के आधार पर उनको टिकट दिया गया है, उनको चुना गया है। इसलिए पहली जवाबदारी समाज से होना चाहिए और संविधान के प्रति। लेकिन भारतीय व्यवस्था में तो ऐसा हो गया है कि 1, 2, 4 बड़े राष्ट्रीय दल हो गए हैं, उन्होंने एक तरह से लोकतंत्र की बड़ी डकैती कर ली है। अब वो आम जनमानस के मन में ये हो गया है कि उस फला बड़े स्थापित दल से आएगा तो ही जीत पाएगा, स्वतंत्र रूप से आएगा तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इस ढंग से क्या यह प्रचार करने की ज़रूरत है कि वो पार्टी के मोटो पर, पार्टी के सिद्धांतों पर नहीं, जब बल्कि संविधान और व्यक्तिगत जो प्रतिनिधि है वो जिस पढ़ाई को पढ़ के आया है, उसकी नीयत क्या है, उस आधार पर उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। इसका कारण ये है कि एक तो संविधान की जानकारी का अभाव होना, दूसरी बात चुनाव आयोग सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व के बारे में, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या आर्थिक रूप से मजबूत हो, प्रति 10 वर्ष में चुनाव आयोग खर्च को बढ़ाते चला जा रहा है, जिससे गरीब वर्ग के लोग चुनाव में भाग लेने से असमर्थ हो रहे हैं, झिझक रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये पैसे वाले पार्टी है, पैसे वाले लोग ही चुनकर आएंगे, इसलिए सबको अपना प्रतिनिधित्व लाने में परेशानी हो रही है। हाँ, तो जैसे आप कह रहे हैं कि खर्च को बढ़ा दिया गया है, खर्च को मान लो एक विधानसभा का चुनाव लड़ने का उन्होंने 50 लाख रुपए लगभग सीमित किया हो चुनाव आयोग ने, लेकिन ये देखने में आता है कि विधानसभा चुनाव में तो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ खर्च होता है। तो वो जिन्होंने उतना बढ़ाया उससे कई गुना खर्च होता है इस बारे में। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, और चुनाव आयोग का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं, इस समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और भविष्य बताएगा इसके। दूसरी एक बात आपने कही कि खर्च को बढ़ा दिया गया है। अब जैसे कि चुनाव में खर्च बढ़ा दिया गया है बोल रहे हैं, तो आम जो चुनाव लड़ने वाला है जनप्रतिनिधि, उसका नाम तो पोलिंग बूथ में रहता ही है और आम जनता जानती है कि एक आदमी खड़ा है। और आजकल ये हो गया कि नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ने लग गए हैं। तो क्या आम जनता उतनी प्रबुद्ध नहीं है या वो सिर्फ बहुत पैसे वाला देखकर ही वोट करती है? तो इसका कारण ये है कि नोटा में वोट देने का मन माफिक प्रत्याशी नहीं मिलने का, योग्य प्रत्याशी नहीं मिलने का एक तो रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, गांव से जो आते हैं शहर और गांव में, अक्सर गांव से चुनने वाले लोग या शहर से चुनने वाले लोग उनमें अंतर निकाल लेते हैं, और पढ़े लिखे लोग शिक्षित प्रत्याशी होने के कारण या कम पढ़े लिखे होने के कारण अरे तो कोई पसंद नहीं है, इसलिए नोटा में डाल दिया जाए। इसका कारण थोड़ा संविधान पर चर्चा शुरू हुई है तो संविधान को ही फिर से केंद्रित करते हैं। वकील साहब, संविधान, भारतीय संविधान जब बना और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके सदस्यों का चयन और उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे, जयपाल सिंह मुंडा
और अन्य लोगों का तो याद नहीं आ रहा है। वीएन राव वीएन राव जी, और कोई राजकुमारी मैडम थी बहुत लोग थे। जी। तो इनका उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र संविधान लागू हो जी, और सबको समान शिक्षा, समान सुरक्षा जी, और समान विकास का अवसर मिले। जी, किंतु हुआ ये है कि समान अवसर मिलने के बजाय उत्तरोत्तर पूंजीपति या बड़े लोग आगे बढ़ते गए और गरीब के लिए योजना जरूर बना, लेकिन गरीबों का विकास नहीं हुआ। आज 75 साल में समाज को 100% शिक्षित होना चाहिए, संपूर्ण रूप से शिक्षा मिल जाना चाहिए, सबके गांव में प्रकाश पहुंच जाए, वैसा नहीं हो पाया। और नई शिक्षा नीति में तो इसका हाल बेहाल होने लगा। जी हाँ, उस पर हम और चर्चा करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, संविधान 2 साल 2.5 साल पौने 3 साल में बनी, तो उस समय ऐसे कौन कौन से लॉ थे, कौन कौन से अधिनियम थे जिस पे मतभेद हुए? हिंदू कोड बिल हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं उस समय घटी? हिंदू कोड बिल मुख्य रूप से है, दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तीसरा है ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में। अच्छा, ये हिंदू कोड बिल क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। हिंदू कोड बिल मुख्य रूप से महिलाओं के संपूर्ण अधिकार से संबंधित। अच्छा, उसको बाद में हिंदू लॉ में समाहित किया गया। अच्छा, जिसके माध्यम से सभी वर्गों के महिलाओं को, जो निष्पत्तियों में लिखा हुआ है कि महिला सभी समाज की महिलाएं जो शूद्र के रूप में उस समय अपमानित होती थी, उनको समान अधिकार, पढ़ने का अधिकार नहीं था, समान अधिकार दिया गया। हाँ, धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा, धन और समान रूप से अवसर प्रदान करना, विकास करना, एक। अच्छा, जो ओबीसी वर्ग के लिए आपने बात कही, जो है अनुच्छेद 340 के बारे में, वो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अनुच्छेद 340 16(4)(15)(4) में लिखा है जी कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को जी समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी गणना किया जाए और उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। किंतु आज़ादी के बाद आज तक ओबीसी की गणना नहीं की गई और एससी और एसटी का किया जाता है। तो इसलिए बिना गणना, बिना गिनती उसको भोजन कैसे प्रदान किया जाए? ये जो ओबीसी है, ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ये क्या होता है? इसकी अवधारणा क्या है या इसको प्रतिपादित करने का मापन क्या है? अदर बैकवर्ड वह है जो एससी एसटी से अलग, जी, अल्पसंख्यक से अलग, जी, एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुसंख्यक समाज है जो जनरल समाज में नहीं आता, जो सामान्य वर्ग में नहीं आता। अच्छा। और उसको आगे बढ़ाने के लिए महाजन आयोग, मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, पहले महाजन कमीशन बनाया गया, फिर काका कालेलकर कमीशन, फिर मंडल कमीशन। सबकी रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि इनकी जनगणना किया जाए। जनसंख्या का आंकड़ा 1931 में आज़ादी के पूर्व जो गणना किया गया था, अंग्रेजों से आज़ादी, हाँ, आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में, उसके बाद गणना नहीं किया गया। उसी के आधार पर 52% इंगित करके उनको मंडल कमीशन, माननीय वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे 1989 में, 88-89 में, तो उनके द्वारा 27% लागू किया गया। जबकि मंडल कमीशन में संपूर्ण रूप से और भारतीय संविधान में संख्या के अनुपात में भागीदारी की बात की गई है। उसमें 27% लागू करते समय साहनी केस के द्वारा अपील किया गया, क्रीमी लेयर लगा दिया गया उसमें। और क्रीमी लेयर का प्रावधान लगाने से जाति तो ख़त्म नहीं होता, इसलिए आज भी चुनौती दे रहे हैं। और आज कई जगह, कई राज्यों में 14% ही बना हुआ है। तो 52% लोगों को 14% दिया जा रहा है और 15% लोगों के लिए अभी जो वर्तमान में लागू किया गया है वो 10% रिजर्वेशन। तो आनुपातिक दृष्टि से बहुत ही अंतर आता है।
आप जो आप बोल रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लास का डेफिनेशन जो दे रहे हैं और उनके प्रतिनिधित्व पर जो संविधान की जो व्याख्या है कि अनुच्छेद 340 में उनकी गिनती करके उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये जो मौजूदा जो सरकारें रही है, मौजूदा सरकार जो है और उससे पहले की जो सरकार रहे हैं, उन्होंने क्या इस आर्टिकल पर ध्यान नहीं दिया, उन पर न्याय नहीं किया? और जब संविधान ने कह ही दिया कि गिनती करके उनका हिस्सा दिया जाए, तो सरकारों का, न्यायपालिका का और या जो क्रिमिनल जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं करते इतने बड़े विशाल वर्ग जो ओबीसी इस देश की आधी आबादी है उसके लिए? इस देश की आधी आबादी ओबीसी जरूर है, किंतु शासन सत्ता में जी अभी तक एक दो को छोड़कर जिन्होंने प्रधानमंत्री बना, माननीय देवेगौड़ा जी और चौधरी चरण सिंह जी और एक और थे जगजीवन राम जी, पीछे वर्ग से संबंधित है, वो भी बैकवर्ड से आते हैं। 2-3 लोगों को छोड़कर शुरुआत से जिनकी संख्या कम है इस देश में, वो देश की सत्ता में भागीदार रहे। आज जो बना है ओबीसी के नाम में माननीय मोदी जी, वो ओबीसी आयोग अभी तक बना के रखे हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ। अच्छा, तो कहा यह जा सकता है कि संपूर्ण प्रतिनिधित्व इस देश के ओबीसी के नेताओं को जागने के बाद ही मिलेगा और पूर्ण रूप से इस देश में ओबीसी अपनी संख्या के अनुपात में भागीदारी निभा पाएंगे, और ये होने में बहुत समय लगेगा ऐसा लगता है। यानी कि कह सकते हैं कि अनंत काल तक, जैसे ओबीसी की बात आई और जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पे अगर मैंने इतिहास को सही ढंग से जाना है, समझा है, देखा है, तो जो बैकवर्ड क्लास है जिसको आज हम लोअर क्लास कहते हैं, जो आज सम्मानित वर्ग में नहीं आते, ओबीसी है, अनुसूचित जाति है, हम इतिहास में सुनते हैं कि ये लोग एक समय देश के शासक थे, अहिल्याबाई होलकर थी, गडरिया राजा थे, नाई राजा थे। तो जब वो इनका बहुत वैभवशाली इतिहास है, फाहियान ने इसका वर्णन किया है, इंसान ने किया है, मेगास्थनीज ने किया है, ऐसे बहुत सारे विदेशियों ने इसको मतलब प्रतिपादित किया है, एक तरह से मुहर लगाई है। तो वो जो वैभवशाली हजारों सालों का इतिहास रहा है, जो भारतीय सभ्यता में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, वो उसका इतना पराभव होना किन कारणों से पराभव हुआ, किस नज़रिए से देखेंगे आप इसको? अब इसके बारे में तो ज़्यादा कह नहीं सकते, और जैसे आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद और वर्तमान में, तो आज़ादी के पूर्व हमारे जानकारी में, हमारे सामने में अनटचेबल रूप से है ना, एससी के लोगों के यहाँ खाना पीना नहीं होता था, मेरे जानकारी में, तो सामने में देखा हुआ जी। आज तो हम लोग खा पी रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आज भी जी ये प्रथा लगता है बना हुआ है अंदर में। हम 2-4 लोगों के साथ में खाने पीने, उठने बैठने रहने से कुछ नहीं होता, तो समानता जब तक नहीं आएगा तो विकास संभव नहीं है, और यही प्रजातंत्र के लिए नहीं है समानता। समता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात कर रहे हैं जी। दूसरी बात, मान लो कहीं विकास किया है कोई भी देश जी, तो सबके भागीदारी से हुआ है विकास जी, ना कि एकांगी विकास। आज जो मेहनत कश किसान है वो लगभग SC ST OBC है जी, और उस किसान को, किसान के बच्चे को जो सम्मान मिलना चाहिए, आज जो लड़ाई है पेट की लड़ाई से बढ़कर सम्मान की भी लड़ाई है। दूसरी बात, लोग भूखे रहकर किसी चीज को माने या ना माने, भूख से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, और पेट के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, और पेट पालने वालों को, जैसे आपने कहा कि पहले राजा महाराजा थे, पतन कैसे हुआ,
एक तो उनका दुर्व्यवहार से लेके दुर्व्यसन भी होता है। जी। आज गोंडवाना कालीन जो सोन का सिक्का चला था महारानी दुर्गावती और महाराजा संग्राम साहब के समय, बावनगढ़ 57 परगना जो कहते हैं, गोंड एक जातिवाचक नहीं है, प्रजावाचक। गोंडवाना के रहने वाले लोग गोंड हैं। तो अंग्रेजों के या मुगलों के आगमन के समय लड़ाई शुरू हुआ और 1947 तक चली और यहाँ के मूल निवासी शासक रहे, लड़ाई लड़ते रहे और आज से आज़ादी के तक लड़ाई लड़े। उसमें बाबा साहब ने एक चीज़ कहा था अंग्रेजों से, अपनी पिटीशन भाषण तैयार किए थे कि जब तक ऊंच नीच का भेदभाव ना मिट जाए तब तक स्वतंत्र ना हो। यदि ऐसी स्वतंत्रता कुछ वर्गों के हाथ में जाता है तो देश का विकास संभव नहीं है। तो आज वही हो रहा है और हमारे सामने सबका विकास है, आप सब देख सकते हैं। नहीं, जैसे आपने एक समानता की बात की और भारतीय समाज में ऊंच नीच की बात की, एक वर्ग जो बड़ा वर्ग है 75% लोग हजारों साल से सिर्फ कमा रहे हैं और 10% लोग सिर्फ खा रहे हैं। ये चीज़ें आती है मोटा मोटी अध्ययन करने से। समानता की बात कही, डॉक्टर अंबेडकर संविधान कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ये आपने बताया। तो डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा अवधारणा ये रही, उनका निचोड़ ये रहा, एंथ्रोपोलॉजी सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा जब तक दूसरी जाति में विवाह अधिक नहीं होगा तब तक जाति का जो उन्मूलन नहीं होगा, ये उनकी बड़ी अवधारणा रही। तो क्या हम लोगों को क्या जाति बंधन को तोड़ के रिश्ता करना चाहिए? तो कुल मिला के जाति का जो फ्रोजन है, जो चट्टान है, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जाति तोड़ने के लिए दर्शन का ज्ञान अनिवार्य है जी। कहना सहज है जी, कहना सहज है, लेकिन तात्विक दर्शन के आधार पर हजारों साल पहले जिन्होंने बनाया है, जाति नहीं बनाया था। ठीक है। गोंडवाना में गोत्र व्यवस्था, देव के आधार में तत्वों की व्यवस्था है जी, और तत्व के आधार में गोत्र की व्यवस्था, सम और विषम की व्यवस्था के कारण ये बना। किंतु आज वर्तमान में कार्य का विभाजन कर रहे हैं, कार्य के आधार पर जाति बना रहे हैं, ये कहकर उसको वर्ण व्यवस्था में ढालकर जाति का निर्माण किया गया और जाति को मजबूत किया गया। इसलिए जाति अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए सभी जाति के लोगों को ऊंच नीच छोटा बड़ा जो अपने आप को जैसे दिखे, चाहे SC हो ST हो BC हो, सबको, क्योंकि सभी वर्गों में लगभग सबका DNA एक है और सबके DNA में यदि एक है तो वो तत्व समान रूप से वितरित है। 12, 12.5, 750 जो भी है गोत्र व्यवस्था, उसको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, तब ये जाति व्यवस्था टूटेगी। हमारे कहने से और आपके कहने से टूटने वाला। हमारे समाज में अध्ययन अध्यापन की बड़ी कमी दिखाई देती है ना। लोग जो है टीवी देखकर, वोट देकर, जो वातावरण चल रहा है उसको देखकर जी रहे हैं और अंततोगत्वा उनका मकसद ये है कि कैसे भी हम एक थोड़ी अच्छी लाइफ और एक मनोरंजन पूर्ण लाइफ जिए, एक 2 बच्चे हो, हमारा वंश चले, इतने ही बातों तक उनका जो मानसिकता है वो सेट हो गया है, सीमित हो गया है। तो स्टडी के प्रति इस व्हाट्सएप या इस मोबाइल वाले दौर में हम अध्ययन अध्यापन का दौर कैसे शुरू कर सकते हैं? मोबाइल से ही सबका ज्ञान संभव नहीं है। हाँ। दूसरी बात, लोग दर्शन शास्त्र जैसे जी, दर्शन शास्त्र जो है, जब तक इतिहास की जानकारी नहीं रखेंगे, पूर्वजों को सम्मान नहीं देंगे, जैसे पुरखा शक्ति के द्वारा जो ज्ञान मिलता है या दिया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तब वो जानते हैं मैं फलाना घर का हूँ, फलाना जाति नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका सरलीकरण कैसे होगा? आदमी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, स्टडी करने, इसका टीवी से पूरा जानकारी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसका कोर्स शासन को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
इसलिए तो गिनती जरूरी है। हाँ। कौन सी गिनती की बात कर रहे हैं आप? सबकी गिनती। कौन सी जाति जनगणना? अच्छा, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जनसंख्या की जो गिनती होती है हर 11 साल में, जाति जनगणना उसमें सभी जाति को शामिल करके जी, वहाँ तक उसमें गोत्र शामिल किया जाए, टोटम व्यवस्था भी शामिल किया जाए, तब वो सामने आएगा कि वो कौन कौन से टोटम के, कौन से तत्वधारी है। क्या टोटम को जो है केंद्र सरकार के जो नीति नियंता लोग हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, नीति जिसको अभी नीति मंत्रालय कहा जाता है, वो समझती होगी टोटम क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, जब ट्राइब को मान्यता दे रहे हैं जी, ट्राइब को मान्यता, लेकिन ट्राइब को तो वो हिंदू कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? अरे नहीं तो आप भाई, उनके कहने से सब हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हाँ, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, हाँ, वो कब किया है? 1993 में। लेकिन 1993 में मान लो किया होगा तो आज 30 साल बाद वो जो निर्णय है वो आजकल इस सूचना के संसार में जब 500 न्यूज चैनल चल रहे हैं वो दब सा गया है, तो उसको 93 के भूत को हम निकालेंगे कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था? तो कोर्ट, इस सरकार को कौन बताएगा? कोर्ट लीडिंग केस और डिसीजन कैसे देता है जी? इस सन में, इस केस में ये निर्णय दिया गया, उसके आधार पर निर्णय देता है वो। लेकिन आप टोटम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप गुंडवाना की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो वनांचल में खुद जो है जो एक जो बुराई है, जो उनकी शुद्धता को कलंकित करने वाली या शुद्धता को मिक्सिंग करने वाली जो परंपरा है वहाँ जा रही है, वो लोग आत्मसात कर रहे हैं। बच्चे लोग खुद डीजे लगा के उन परंपराओं में, उन उत्सव में शामिल होते हैं। उसका बचाव कैसे करेंगे? उसका कारण एक ही है, हाँ, कोई आगे चल रहा है बजाते बजाते, भाई प्रतिनिधित्व उनको रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि समाज को आगे ले जाए वो, तो वही आगे ला रहे हैं बजाने के लिए, तो पीछे वाले बजाने में पीछे भिड़े हैं और आगे वाले आगे नहीं कर रहे हैं। यही कारण है और कुछ नहीं है उसमें। नहीं तो मतलब जो ग्रहण करना चाहिए उनको, जी जी, या ऊपर जो पहुंच गया उनको सहयोग करना चाहिए, हाँ, वो सहयोग नहीं करते, वो उसको बुला के अपने यहाँ शामिल करते हैं, उसको निर्देश देते हैं कि तुम इस तरह करो। यही कारण है। नहीं, वो कारण है, बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजन को, जैसे साहनी वाला केस बताया आपने, 93 वाला केस बताया, तो क्या सत्ता ये चाहती है कि जो ऐसे अभूतपूर्व निर्णय हुए हैं धर्म के लिए, धार्मिक किताबों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो क्या सत्ता ऐसे ऐसे बहुत तीक्ष्ण निर्णय को दबाना चाहती है ताकि इसको आम जनमानस के दिमाग में ना जाए? सवाल ये नहीं है जी, जन और जनतंत्र जी और संविधान है ना, जनतंत्र जन है ना, डेमोक्रेसी संविधान से चलने वाला है जी, वो किसी शास्त्र से चलने वाला नहीं है। हाँ, चाहे लोग कुछ भी कहें, हाँ, कहीं भी कुछ भी होता है तो निर्णय कोर्ट में होता है, संविधान से होता है, ना कि शास्त्र से, ना शस्त्र से। लेकिन अभी तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, किसी तरह का मतभेद हो जाता है या कोई फिल्म की क्रिटिक्स आ जाती है तो लोग कहते हैं कि उसका सिर काट के लाओ, हम इतना इतना देंगे। नहीं, वो प्रभाविता के नियम लागू होता है, डोमिनेंस ऑफ लॉ। तो इस बारे में ऐसा नहीं होता। क्या जो है पुलिस जो है या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान में कोई इसको केस नहीं कर सकती, वो नहीं ले सकती संज्ञान में? नहीं, उसमें संविधान में नियम है, हाँ, सबको अपनी बात रखने का, हाँ, है ना, हाँ, 19 के आधार पर सब स्वतंत्र है, हाँ, अपनी अपनी धर्मों की स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड में कुछ भी करे, है ना, अपने घर में पूजा पाठ, धार्मिक स्वतंत्रता है, करे, किसी को रोक टोक नहीं है। जैसे ट्राइबल बेल्ट में अपनी स्वतंत्रता है, वो धर्म किसी को माने या ना माने, या धर्म लिखे या ना लिखे, लेकिन उसे आप दबाव नहीं डाल सकते। यदि जहाँ प्रेशर बनाना चालू कर दिए या प्रभाविता लागू हो गया तो इसका परिणाम कुछ अलग ही होगा। नहीं तो किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है? अगर परिणाम अलग होगा, हम बोल रहे थे, फिर आदमी एक तो टूट जाएगा, जिसके ऊपर दबाव पड़ेगा वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद तो
वो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार कर ले। कहीं ये टूटने का संबंध कहीं जो एक वातावरण बना है धर्म परिवर्तन से तो नहीं? नहीं। अब धर्म परिवर्तन किसको कहेंगे हम? उसकी क्या परिभाषा है? धर्म परिवर्तन की परिभाषा क्या है? अब धार्मिक रूप से आदमी स्वतंत्र है। हाँ जैसे बौद्ध धर्म ग्रहण किए उस जी। समय बाबा साहब के समय 1956 में, जी। है ना। तो वही है, टूटने के बाद तो कहीं ना कहीं आदमी किनारा ढूंढ लेता है।